जी अस्सलाम वालेकुम। एब्सोल्यूट ज़ीरो ये अभी हम टॉपिक करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसको समझने के से पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बताता चला जाऊँ। ये इंटी टेस्ट के हवाले से भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड के लिहाज से भी आपका ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना ज़रूरी है, बीइंग साइंस स्टूडेंट। ये आप लोगों को पता है कि ये अभी मैंने पढ़ाया कि जो V है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब? जब हम प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट कर देते हैं। ये हमने क्या कहा? चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ में हमने कहा कि ये जो T कैपिटल लिखा जाता है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? जब T कैपिटल लिखा जाएगा तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेसिकली वो टेम्परेचर है जो केल्विन स्केल में मेजर किया जाता है। जब हम स्मॉल t लिखेंगे तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है। ये उस वक्त हम लिखेंगे जब हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं। तो ये दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड केल्विन स्केल या सेल्सियस स्केल। जब हम केल्विन स्केल में या फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर की डिटर्मिनेशन करते हैं तो उस वक्त टी को हमेशा किस में लिखना है? स्मॉल लेटर में। और जब हमने टी कैपिटल लेटर लिखना है तो इसका मतलब स्पेसिफाई हो जाता है कि आप जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वो टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और उस वक्त हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में डिटरमिन कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने कहा कि ये जो लॉ है इसकी हमने इक्वेशन पढ़ी कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसी के साथ इसकी एक इक्वेशन ये भी बनी कि V/T दैट इज़ इक्वल टू K। और इसी तरह थर्ड इक्वेशन जो है ये आपने याद रखनी है कि V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2 और ये किसकी इसकी इक्वल आ जाएगा? K की इक्वल आ जाएगा। और ये K हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है तो ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अगर कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो वो केल्विन स्केल को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये लॉ जो हमारा चार्ल्स लॉ था ये क्यों बात करते हैं, अदर टेम्परेचर्स पे इसको हम क्यों स्टडी नहीं करते? रीज़न ये है कि ये लॉ जो है वो सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे वेरीफाइड है, अदर टेम्परेचर पे वेरीफाइड नहीं है। यानी इन दोनों की रेशो जब हम लेते हैं तो वो जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में होता है या एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है देन ये लॉ वेरीफाई होता है, अदरवाइज ये लॉ वेरीफाई नहीं होता। अब जब ये प्रॉब्लम बन गई, एब्सोल्यूट ज़ीरो का कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है कि जब ये लॉ डिग्री सेल्सियस पे या फ़ारेनहाइट पे नहीं वेरीफाई हो रहा था तो अब साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई काम, कोई चीज़ तो है जो प्रॉब्लम कर रही है। तो फिर इन्होंने स्ट्रगल किया और इन्होंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन टेम्परेचर के ऊपर काम किया, जिसके रिजल्ट में हम कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फ़र्क सुन लें। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 केल्विन। टेम्परेचर के अंदर -273.16 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर कभी भी आपने ये डिग्री वाला पॉइंट नहीं लिखना क्योंकि इसको हम बिलो ज़ीरो नहीं लिखते, नेगेटिव में ये नहीं जाता, ये मैक्सिमम यहाँ तक आता है। और इस केस में जाएं तो ये डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि इस केस में हम टेम्परेचर को जो है वो ज़ीरो से बिलो मेजर कर सकते हैं या इसकी वेरिफिकेशन होती है। अच्छा, अब एब्सोल्यूट ज़ीरो के अंदर हमने 3 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहली बात ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। दूसरा पॉइंट ये वो टेम्परेचर है जिस पे
मोशन ऑफ गैस ये क्या हो जाती है, सीज हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पे वॉल्यूम ऑफ गैस ये ज़ीरो बन जाता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है कि हम किसी चीज़ के वॉल्यूम को बिल्कुल ज़ीरो कर दें। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के भी हम एंटी चले गए और हम किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये जबकि हाइपोथेटिकल टेम्परेचर का मतलब यही है कि ये प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है। हम एक्स्ट्रापोलेट ड्रा करके इस टेम्परेचर को अचीव करते हैं। इस टेम्परेचर से पहले वो गैस जिसको हम कूल डाउन कर रहे हैं तो वो या तो गैस में की बजाय लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट्स व्हाई दिस टेम्परेचर इज नोन एज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। अब मेरी बात सुने, जब मैंने लिखा ना 0 केल्विन, तो ये जो बात हो रही है ये क्या एब्सोल्यूट ज़ीरो की है। अगर मैं 0 केल्विन की बजाय 45 50 के लिख देता हूँ तो ये दोनों टेम्परेचर जो हम केल्विन स्केल में मेजर कर रही हैं तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ना कि एब्सोल्यूट ज़ीरो है। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर है जब केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है -273.16। अब हम एब्सोल्यूट ज़ीरो को समझने से पहले दो बातें और भी मैं आपको बताता जाता हूं कि देखें, जो हमने इसके बीच में ग्राफ बनाए तो वो हमारा ग्राफ क्या बनता है। जब डायरेक्ट रिलेशन है हम एक्स एक्सिस लिखेंगे और ये स्टूडेंट वाई एक्सिस। यहाँ पे मैं बिल्कुल ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करूँगा, क्यों, ये टेम्परेचर और ये वॉल्यूम, ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ ऑब्टेन्ड होगा, लेकिन इसको ज़ीरो से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि किसी गैस का वॉल्यूम 100% ज़ीरो हो जाए, इसलिए ज़ीरो से थोड़ा ऊपर स्टार्ट किया है मैंने कि जितना मर्जी आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो गैस मुकम्मल तौर पर ज़ीरो हो जाए। अच्छा, अब देखें, ये था एब्सोल्यूट ज़ीरो जिसकी वैल्यू कितनी है 0 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में इसका वैल्यू कितनी है -273.16 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर आपने डिफाइन करना है तो क्या होगा, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस बिकम ज़ीरो, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। और ये वो टेम्परेचर है जिस पे किसी भी गैस की जो मोशन है वो सीज हो जाती है। अच्छा, अब देखें, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस पार्टिकल्स हैं, उन गैस पार्टिकल्स में मोशन है। वो कौन सी मोशन है, गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेशनल मोशन देते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, और इसके साथ ही इनकी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करती हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की वजह और इनके साथ ट्रांसलेशनल मोशन की ये टाइप कौन सी बनती है, 3 टाइप्स हैं ट्रांसलेशनल मोशन की, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। ये क्या देते हैं, रैंडम मोशन प्रोवाइड करते हैं हर डायरेक्शन में, दे मूव इन ऑल डायरेक्शन, कोई इनकी स्पेसिफिक मोशन नहीं होती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनमें रैंडम मोशन ये प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा, अब जब ये ट्रांसलेशनल मोशन देते हैं तो जब हमारा ये एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, इसकी मोशन सीज हो जाएगा, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की मोशन को ज़ीरो
कभी भी नहीं कर सकते कि वो मुकम्मल तौर पर वो सीज हो जाए। हम उसको स्लोएस्ट कर सकते हैं, हम उस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को स्लो कर सकते हैं। ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि हम उसको ज़ीरो कर देंगे। जब ज़ीरो होगा इट्स मीन दैट वो तो स्टेट, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। वो तो इस यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि ये हमारा टेम्परेचर हाइपोथेटिकल है। इस टेम्परेचर से पहुंचने से पहले वो गैस या तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है या वो सॉलिडिफाई हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट अचीवेबल इन प्रैक्टिकल फॉर्म। हम एक्स्ट्रापोलेट करके इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट, अब अगला मैंने देखा कि अगर हम डिग्री सेल्सियस की को देखें तो फिर चार्ल्स लॉ की, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट, इस डेफिनेशन को मैं कभी भी पहले डेफिनेशन नहीं लिखता, मैं हमेशा डेफिनेशन की मैथमेटिकल फॉर्म से समझाता हूँ, फिर उस इक्वेशन को इसकी डेफिनेशन लिखूँगा। इसकी अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखें, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की तरफ देखें तो इसकी तरफ आए, ये क्या है कि वी टी। अब देखें, मैंने वही पॉइंट किया, ये जो हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ले रहे हैं चार्ल्स लॉ की, ये स्केल हम किस पे ले रहे हैं? सेल्सियस स्केल पे ले रहे हैं। और जब सेल्सियस स्केल पे हम लेते हैं तो उस वक्त टेम्परेचर को टी को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये मैंने लिख दिया स्मॉल लेटर में। ये क्या है? V 0 डिग्री सेल्सियस, या इसी को 0 डिग्री सेल्सियस पे होने की वजह से मैं पूरा नहीं लिखता, इसको शॉर्ट टर्म लिख देता हूं V0 इंटू 1 प्लस टी बाय 273। अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, ये जो टी लिखा है ये स्मॉल लेटर में लिखा है, इसका मतलब है ये डिग्री सेल्सियस में हम चार्ल्स लॉ को स्टडी कर रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस के अंदर, क्योंकि ये प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है। तो फिर इस लॉ को अगर हमने स्टडी करना है, किसको? चार्ल्स लॉ को, तो फिर हम उसका एक रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे? वो ये रिलेशन बनता है, हमारी एप्लीकेशन ये है किसकी? चार्ल्स लॉ की, एब्सोल्यूट जीरो की, क्योंकि डायरेक्ट हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो को अचीव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं देखूं तो ये वी टी जो है ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सेल्सियस, किसी भी टेम्परेचर पे। ये V0 ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये आपको पता चल गया कि टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हम मेजर कर रहे होंगे। तो इसका रिलेशन स्टूडेंट स्टडी करने के लिए अब इस इक्वेशन को हम देखेंगे। ये सारा काम हमें एक डाटा की फॉर्म में जो आपकी बुक में गिवन है उससे इसको देखेंगे। अच्छा, जब इसके डाटा की बात हम करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हम किसी भी गैस का वॉल्यूम लेते हैं, ये एक डाटा एक प्रैक्टिकल फॉर्म में हमें मिला, तो जो V0 है वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या टेम्परेचर कम करें तो फिर कौन सा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जो हमने टेम्परेचर लिया है, अगर उसको हम टेम्परेचर बढ़ाएं या टेम्परेचर कम करें, देन इस जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना ओरिजिनल वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो उससे वॉल्यूम जो है वो कितना इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो इसके लिए लेट्स सपोज मैंने इससे अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करता हूं, यानी इससे मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, अब मैंने टेम्परेचर राइज किया, तो देन क्या बनेगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये VT की जगह पे मैं लिख दूंगा 1 डिग्री सेल्सियस।
इज इक्वल टू, अब वी नॉट की जगह पे ये हमें पता है कि कितना है 546, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1, ये टी कितना है 1/273। अच्छा स्टूडेंट, इसी मैथमेटिकल फॉर्म को हम इस वी नॉट को मल्टीप्लाई कर दें तो देन क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, वी 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 546 प्लस 546 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब क्या बना 273। यानी अगर हम इसको देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 2। अब क्या रिजल्ट बना कि 546 प्लस 2, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 548। ये टेम्परेचर जब हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है तो ये टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने से वॉल्यूम जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम से 2 क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो इंक्रीज कर किया। अब स्टूडेंट, अब जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो ये जो बेसिकली 2 है, इस पॉइंट को आपने समझना है। ये जो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर आया है रिजल्ट, ये बेसिकली क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम था क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे 546, अगर मैं उसका 1/273, बेसिकली ये जो 2 डिग्री क्यूबिक सेंटीमीटर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे पास वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे जो कि किसी भी गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम था 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके साथ जब 1/273 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर को आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसी तरह जब हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा 2 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह अगर हम डिक्रीज करते हैं तो फिर क्या होता है, देखिए मैंने -1 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं, -1 डिग्री सेल्सियस और इसको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, वी नॉट कितना है 546 और यहां पे मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस यहां मैंने लिख दिया -1/273 और इसके साथ 546 मल्टीप्लाई किया, आंसर फिर क्या आ गया 2। तो अब क्या आ गया 546 - 2, तो क्या रिजल्ट आ गया 544 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 546 के साथ, यानी जब हम वी नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 273 के, तो जो रिजल्ट आता है वो ये होता है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज किया तो वॉल्यूम जो है वो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ओरिजिनल वॉल्यूम जो किसी भी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे था उससे क्या कर गया, डिक्रीज कर किया। तो अब ये पॉइंट क्या बता रहा है कि अगर जितने डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इस हिसाब से हम टेम्परेचर बढ़ाते, अगर हम इसकी बजाय मैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूं तो 10 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस पे उसका 2 टाइम, तो 10 का कितना हो जाएगा 20 टाइम। तो स्टूडेंट इसको नोट करें फिर हम आगे देखते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमें क्या पता चला कि जब हम 1 डिग्री, इसको हम रिजल्ट की फॉर्म में लिख लेंगे कि जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज और फॉल, जब राइज करेगा या डिक्रीज करेगा उसी हिसाब से जो वॉल्यूम है वॉल्यूम विल इंक्रीज, अगर राइज कर रहा है तो इंक्रीज होगा, फॉल कर रहा है तो क्या हो जाएगा डिक्रीज बाय 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वी नॉट। जितना वी नॉट है उसका 2 क्यूबिक सेंटीमीटर वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। अच्छा, अब इसी के साथ ये मुझे पॉइंट मिल गया। अब देखें मेरे पास है वी
1 डिग्री सेल्सियस पे तो मैंने देखा, इसी तरह मैं 10 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरे पास वॉल्यूम इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। अब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से 2 क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ा है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से कितना बढ़ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना था 546, तो इस 546 के साथ क्या इतना ऐड हो जाएगा 20, रिजल्ट क्या आएगा 566। इसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर दूं तो फिर क्या होगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस का बात करूंगा तो इसका मतलब है 200 टाइम जो है वो वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 746 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हम इसको डिक्रीज कर दें, देखो ये वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें तो रिजल्ट आ जाएगा। मैं दोबारा कर देता हूं, किस तरह, 10 डिग्री सेल्सियस दिस इक्वल टू 546 प्लस, अब मैं डायरेक्ट करूंगा इसको इधर मल्टीप्लाई करके लिखूंगा 546 बाय 273 इनटू टेम्परेचर कितना है 10। देखो स्टूडेंट ये आंसर आ गया 2 10 20, वही मैंने 20 लिखा है। और इसी तरह 10 जब लिखेंगे तो ये 2 आ गया, और 2 का अब देखें कि जब हम ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ क्या कर रही हैं, अभी मैंने डेफिनेशन अभी तक नहीं लिख रहा, ये एंड पे मैं बताऊंगा। इस चीज को आप समझ जाएंगे तो तब, अब देखो ये ही मैंने कहा कि जब आप एमडी कैट में जाते हैं तो यही तो आपने देखना है कि भाई इक्वेशन आप क्या कह रही हो, ये इक्वेशन यही बता रही है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, देखो मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है तो वो ओरिजिनल वॉल्यूम का कितने टाइम बढ़ गया 546 से 548, लेकिन ये आया कैसे, जब मैंने ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ क्या किया 273 को मल्टीप्लाई किया। तो यही आपको अभी मैं डेफिनेशन में जब लेके जाऊंगा, और इसी तरह डिक्रीज किया तो ये भी डिक्रीज कर जाएगा। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये टेम्परेचर, और ये इसी तरह ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट इससे अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास है -273 डिग्री सेल्सियस, और इस पॉइंट को आपने देखना है। हम कहते हैं ना कि किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, क्या वो होता भी है या नहीं होता। देखें 546 प्लस, अगेन उसी तरह जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो V नॉट कितना है 546 273, टेम्परेचर क्या किया 273, ये आ गया आंसर 2। देखें 546, अब हमारे पास प्लस है और इधर माइनस, तो क्या आंसर आ गया माइनस। 273 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 14 2 2 4 और 5, आंसर क्या किया 0। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये -273.16 ये अब एब्सोल्यूट 0 है, जिस पे हम किसी के गैस के वॉल्यूम को क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हम ये हाइपोथेटिकल इसलिए लिख रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये अचीवेबल नहीं है। अब जब ये हमने सारा पॉइंट देखा तो ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, देखने वाली बात यही है कि जब हमने ये देखें टेम्परेचर का V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 दैट इज इक्वल टू K एक या कांस्टेंट आना चाहिए। अब देखें अगर मैं डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर पुट करता हूं तो क्या ये इक्वेशन वेरीफाई होती है, नहीं होगी। देखें V1 मेरे पास है, ये जारी बात है, मैं इसको ले लेता हूं, V1 मेरे पास है 10 डिग्री सेल्सियस पे। देखें 566/10 दैट इज इक्वल टू, अगर मैं 100 की बात करूं तो क्या है 74, ये 100। अगर इसका आंसर लें तो ये तो बन रहा है 56.6,
ये किस में ले रहा हूं, डिग्री सेल्सियस में, मैं साथ लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। और ये क्या आ गया आपका 7.46। क्या ये इक्वल है? कभी भी इक्वल नहीं है। तो जब ये प्रॉब्लम बना कि डिग्री सेल्सियस में हम ये लॉ वेरीफाई नहीं कर सकते, ये जो चार्ल्स लॉ है ये वेरीफाइबल नहीं है, देन हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर जाए तो फिर क्या हमारा ये लॉ वेरीफाई है या नहीं है। अब आते हैं कि क्या ये लॉ वेरीफाई है या नहीं है। अब इसी केस में देखें V1 में लिख देता हूं 566 ओवर, अब 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो वो जब केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 केल्विन के अंदर क्या है 273 प्लस 10 283 केल्विन। और इसी तरह जब 100 की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 273 प्लस 100 तो 373। अब देखें मैं इसके नीचे डिवाइड करता हूं, क्या जब हमने 10 डिग्री सेल्सियस को चेंज करके लिखा किस में, केल्विन स्केल में, 10 डिग्री सेल्सियस है उसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया और ये मेरे पास केल्विन है और ये वैसे क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। देखें ये हमारे पास आ गया 283 और ये क्या आ गया, ये क्या है 746 डिवाइडेड बाय 373। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर क्या आता है 2 आता है और ये भी आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। देखें 3 2s और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं करके दे देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 6 4 3 2s आर 6 और 7 और इसी तरह ये भी करेंगे। तो अब ये क्या मतलब आपको बता रहा है कि यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी ये लॉ चार्ल्स लॉ कब वेरीफाई हुआ, जब हमने टेम्परेचर को किस स्केल में लिया, एब्सोल्यूट स्केल में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया, ये केल्विन स्केल में लिया, देन ये लॉ जो है वेरीफाइबल है। अब ये सारा काम करने का मकसद क्या है, ये जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आया तो हम डिग्री सेल्सियस में ये क्यों पढ़ के आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। तो इसकी बात ये है कि जब हमारे पास, क्योंकि हम अपनी ज़्यादातर डेरिवेशन जो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में, जब हमारे पास डाटा इस चीज़ में हो तो कोई बात नहीं, हम इस डिग्री सेल्सियस स्केल में ये लॉ वेरीफाइबल नहीं है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, केल्विन में कन्वर्ट करके ये डाटा पुट करेंगे तो ये लॉ वेरीफाई हो सकता है केल्विन स्केल में। तो ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो। अब मैंने अगली बात की थी कि ये जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है इसको कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट अब देखें, जब हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, चार्ल्स लॉ की, तो प्रेशर, इसके इसमें भी मैं कांस्टेंट लिखूंगा। अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम। अब इन्हीं सारे डाटा से जो मैंने लिखा, ये उसकी वैल्यू लिखी, इसी से मैं डेफिनेशन बनाऊंगा। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस कितना इंक्रीज करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज बाय कितना, 1/273 ऑफ इट्स किसके, ओरिजिनल वॉल्यूम। कौन सा, जिसको मैं V0 रिप्रेजेंट करूं। अब V0 रिप्रेजेंट करूं, ये देख लें, ये वाला पॉइंट देख लें कि जो 546 जो V0 का जब हम कितना कर देते हैं 273, ये वही बात है 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। फिर क्या होते हैं, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस
वो ओरिजिनल वॉल्यूम किस टेम्परेचर पे हम लेंगे, एट 0 डिग्री सेल्सियस। देन क्या होगा, देन जो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है वो कितने डिग्री इंक्रीज कर रहा है, या कितने क्यूबिक सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये इतने। कैसे, बाय विद द राइज और फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बनी किसकी, चार्ल्स लॉ की, कि जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो जब हम 1 डिग्री सेल्सियस विद राइज और फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फॉल करेंगे तो देन वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा, 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। और उसी तरह जब हम उसका फॉल करेंगे तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/273 वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा। अब ये जो 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे V0 है, वो कितनी वैल्यू थी 546, उसका जब हम 1/273 लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यही बात तो मैंने लिखी थी कि 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल करने से जो वॉल्यूम है वो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ओरिजिनल वॉल्यूम से इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। तो उम्मीद है ये अब आपको डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। ये बोर्ड के लिए आपको ये याद करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ, लेकिन इंटी टेस्ट में आपको ये याद करने की जरूरत है। लेकिन किस केस में, आप इस इक्वेशन से खुद पूछें आप कहना क्या चाहती हो। तो ये इक्वेशन यही कहती है कि जो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस increase or decrease by 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius with rise or fall 1 degree Celsius respectively। तो ये हमारे पास, अब हम आते हैं एब्सोल्यूट जीरो के केस में कि जब हमने देखा कि केल्विन स्केल में ये लॉ वेरीफाई हो गया। अब लास्ट पे इसके ग्राफ की बात करते हैं। ये देखें, ये ने मैंने ग्राफ पुट किया, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने वॉल्यूम और ये मैंने लिखा टेम्परेचर। देखें यहाँ मैं लिख लेता हूँ -300 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने लिखा -200, ये -100, 0, 100, 200। और इसी तरह इसका जो वॉल्यूम है ऊपर वो बढ़ता जा रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ 546 है, आप 100 बढ़ा दें तो कितना बन जाता है 746, और इधर आप आएंगे तो 200 कम कर देंगे तो 346, और इसी तरह उसका वॉल्यूम जो है वो और कम होता जाएगा। अच्छा, हमने देखा कि क्योंकि ये जो हमारे पास लॉ है, जब हम वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये ग्राफ हमारे पास क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अब मैंने यहाँ तक ये जो इसकी बनाई है वो ये लाइन सॉलिड लाइन बनाई है। इसके बाद जब इसको हम लिखते हैं तो डॉटेड की फॉर्म में लिखेंगे, और ये यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है। इस पॉइंट को हमने कहा कि ये -273.16 डिग्री सेल्सियस है, या ये केल्विन के स्केल में, केल्विन स्केल में 0 केल्विन है। केल्विन के ऊपर मैंने कहा कि डॉट नहीं लगाना, ये डिग्री का साइन नहीं लगाना, क्योंकि ये 0 तक ही जाता है, इससे डाउन हम
नहीं जाते नेगेटिव में। इस डिग्री का मतलब ये होता है बिलो ज़ीरो, क्योंकि इसमें हम ज़ीरो से बिलो आए हैं तब हम उसके ऊपर डिग्री लगा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो वॉल्यूम क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। देखें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरह जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। जितने गुना हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे होंगे जितने टाइम, उतने टाइम ही वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जितने टाइम हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होंगे उतने टाइम वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज करेगा। अब जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते आएंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट जो है, काइनेटिक एनर्जी की मोशन जो है वो वीक होती जाएगी। ये वो यहाँ तक, ये देखें हम उसको काइनेटिक एनर्जी कम करते आ रहे हैं, यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी यानी टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है। ये सॉलिड लाइन तक का मतलब यह है कि यहाँ तक गैस वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी। जब इससे हमने बिलो गए तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो जब ये डॉटेड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन डॉटेड लाइंस का यही मतलब है कि जब हम इससे आगे अंदाजा लगाया कि अगर इसी रेशो से, ये हाइपोथेटिकल की बात बता रहा हूं, अगर जिस रेशो से टेम्परेचर डिक्रीज करके आ रहा था उसी रेशो से अगर हम टेम्परेचर को फर्दर डिक्रीज करते जाएं तो ये जो है वो किस लाइन पे जाके स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे। अब देखें यहाँ से डाउन है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने लाइन को स्ट्राइक किया तो इस यहाँ पे पॉइंट क्या है, वॉल्यूम हमारा क्या है, ज़ीरो वॉल्यूम है। जो टेम्परेचर -300 डिग्री सेल्सियस है लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, ज़ीरो। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पे किसी का गैस का भी वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन ये कहाँ तक अचीवेबल है, जहाँ तक ये सॉलिड लाइन आ रही है इस तक ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। जब इससे मजीद टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो किस में तब्दील हो जाती है, लिक्विड में लिक्विफाई हो जाती है। तो यही वजह है कि ये हमारा टेम्परेचर हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ये प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो, इट इज नोन एज hypothetical temperature because this is not achievable in practical form। ये जस्ट हम एक्सट्रापोलेट, अंदाजा लगा के आ रहे हैं कि जिस रेशो से ये डिक्रीज करके आ रहा था उसी रेशो से अगर हम टेम्परेचर को मजीद कम करते जाएं तो ये यहाँ पे जाके जो है वो अपनी इस लाइन को कट करेगा। इट्स मीन दैट यहाँ पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो ये हमारा था एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये भी बात आपको मैंने बता दी। उसके साथ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ, ये क्या है, ये बेसिकली इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है। जब हम इस 0 डिग्री सेल्सियस के केस में इस लॉ को अप्लाई करते हैं तो ये लॉ वेरीफाई नहीं आ, और जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फॉर्म में इसको अप्लाई करते हैं तो फिर ये लॉ वेरीफाइड है। ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया कि जो हम एब्सोल्यूट ज़ीरो, जब मैंने आपको पढ़ाया है, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि चार्ल्स लॉ के दौरान जब आपने लिखना है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखना है। अगर वैसे आपने टेम्परेचर लिखा तो वो गलत हो जाएगा। तो यही वजह थी, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये लॉ वेरीफाइड है, अदर टेम्परेचर्स पे ये लॉ वेरीफाइड नहीं है। अब ये एब्सोल्यूट ज़ीरो भी आ गया और उसके साथ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ भी मैंने बता दी, उसकी ये सारी मेजरमेंट भी बता दी। उसके साथ आपका ये वाला जो पॉइंट है इसको आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लें। ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का कितने टाइम इंक्रीज या डिक्रीज करता है। और ये डेफिनेशन आप इसको देखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। और ये एब्सोल्यूट ज़ीरो का ये हमारे पास लास्ट पे ग्राफ बना दिया। और ये सारा मैंने जो काम करवाया है, ये दोनों काम मेरे क्लियर मैंने करवाए हैं ताकि आपको इंटी टेस्ट में भी प्रॉब्लम ना रहे, और उसके साथ ही आपका जो पॉइंट है बोर्ड के पॉइंट को भी इसमें दोनों में क्लियर किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान करे, और ये शम्मा हमेशा इल्म की जो मैं दे रहा हूँ आप इससे फ़ायदा उठाते रहें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।